काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं। काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल के तीन भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो। सामान्य भूत हो गया क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे श्याम गया, गीता आई। आसन भूत क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का आसन निकट ही समाप्त समझा जाए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे अंकुर नैनीताल से लौटा है, मैं खाना खा चुका हूँ। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन भूत कहते हैं। अंकुर नैनीताल से लौटा, मैं खाना खा चुका हूँ। अंकुर नैनीताल से लौटा, मैं खाना खा चुका हूँ। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सितार बज रहा था। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सितार बज रहा था। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण बोध कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण बोध कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। संदिग्ध भूत क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने न होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे श्याम ने गाया होगा। हेतु मत भूत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु मद भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। हेतु मद भूत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। हेतु मद भूत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने? 3 भेद हैं वर्तमान काल के। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया को होना पाया जाए। क्रिया का वह रूप जिसे
वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान वर्तमान कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, राम क्या होगा, पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, वह जिसे राम पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, जैसे राम पढ़ता होगा, क्रिया का वह रूप जिसमें जिसे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहा, वह पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान हो गया, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता, क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे वह पढ़ता, वह पढ़ रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है, भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद है, भविष्यत काल के कितने भेद है, 3। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया के संबंध में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे लता गीत, जैसे लता गीत गाएगी, जैसे लता गीत गाएगी, सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया के संबंध में जानकारी हो, क्रिया के संबंध में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे लता गीत गाएगी, लता गीत गाएगी, सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो, कार्य के संबंध में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे लता गीत गाएगी, संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, क्रिया का वह रूप जिसे कार्य होने की संभावना का बोध हो, क्रिया का वह रूप जिसे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे संभव है कि वह कल, संभव है कि वह कल जाएगा, संभव है कि वह कल जाएगा, संभाव्य भविष्यत, क्रिया का वह रूप जिसे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे संभव है कि वह कल जाएगा, संभव है कि वह कल जाएगा, हेतु मत भविष्यत, क्रिया का वह रूप जिसे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, हेतु मत भविष्यत कहलाता है। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, राम गाए तो मैं बजाऊं, हेतु मत भविष्यत, क्रिया का वह रूप जिसे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो, हेतु भविष्यत कहलाता है। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, हेतु मत भविष्यत, क्रिया का वह रूप जिसे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, हेतु मत भविष्यत, हेतु मत भविष्यत कहलाता है। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, हेतु मत भविष्यत, क्रिया का वह रूप जिसे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो, हेतु मत भविष्यत कहलाता है। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, हेतु मत भविष्यत क्या गया, क्रिया का वह रूप जिसे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो, हेतु
मध्य भविष्य कहलाता है। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, राम गाए तो मैं बजाऊं, क्या राम गाए तो मैं बजाऊं। अवयव, 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 अवयव का शाब्दिक अर्थ है अ प्लस व्यय, व्यय, व्यय। जो व्यय न हो उसे अवयव कहते हैं, जो व्यय न हो उसे अवयव कहते हैं। इसे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। यह सदैव समान रहते हैं। अवयव पर, अवयव चार प्रकार के होते हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द है नहीं, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं। जैसे धीरे चलो, वाक्य में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बतलाता है तथा धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, जिसके इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे वह बहुत धीरे चलता है, वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया, क्रिया विशेषण है और दूसरे, और यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। धीरे की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कालवाचक, कालवाचक, जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, तब, जब, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, कभी, अभी, अभी, कभी कभी, कभी न कभी, सदा सर्वदा, सदैव, पहले, पीछे, नित्य, ज्यों ही त्यों ही, एक बार, पहली बार, आजकल, घड़ी घड़ी, रात भर, दिन भर, अक्षण भर, कितनी देर में, शीघ्र, जल्दी, बार बार इत्यादि कालवाचक के तीन भेद माने जाते हैं। कालवाचक के तीन भेद माने जाते हैं। समयवाचक आज, कल, अभी, परंतु, परसों इत्यादि। अवधिवाचक कभी कभी, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य इत्यादि। बारंबारतावाचक हर बार, कई बार, प्रतिदिन इत्यादि। स्थानवाचक जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक हो गया, जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, वहाँ, कहीं, वहीं, कहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं कहीं, अन्यत्र, अन्यत्र इत्यादि। स्थानवाचक के दो भेद माने जाते हैं। स्थितिवाचक यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर इत्यादि। दिशावाचक इधर, उधर, दाएं, बाएं इत्यादि। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण, नाप तोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा, थोड़ा, बारी, बारी, क्रमशः, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, केवल, जरा, बस, लगभग, कुछ, बिल्कुल, यहाँ, कहाँ तक, जहाँ तक, पूर्णतः इत्यादि। परिणामवाचक के पांच भेद माने जाते हैं। परिमाणवाचक के पांच भेद माने जाते हैं। अधिकता बोधक बहुत, खूब, अत्यंत, अति इत्यादि। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, किंचित, किंचित, कुछ इत्यादि। पर्याप्तिक बोधक बस, यथेष्ट, काफी, ठीक इत्यादि। तुलना बोधक कम, अधिक, इतना, उतना इत्यादि। श्रेणी बोधक बारी, बारी, तिल, तिल, थोड़ा, थोड़ा इत्यादि। रीतिवाचक हो गया, जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या बहुत बड़ी है। जिन क्रिया विशेषणों का समावेशन दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता उनकी गणना इसी में की जाती है। समावेश क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। समावेश क्रिया विशेषण को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। प्रकार ऐसे, कैसे, वैसे, मानो, अचानक, धीरे धीरे, समय, परस्पर, आपस में, यथाशक्ति, फटाफट, झटपट, आप ही आप इत्यादि। निश्चय, संदेह, आवश्यक, बेशक, सही, सचमुच, जरूर,
अलबत्ता, दरअसल, यथार्थ में, वस्तुत इत्यादि। वस्तुत इत्यादि रीतिवाचक, जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है।